जरा सोच के देखिए कि अगर सुबह उठते ही सरकार ने ऐसा कह दिया कि कोई भी गरीब बच्चा स्कूल नहीं जाएगा, केवल अमीर बच्चों को स्कूल जाने का अधिकार है, तो सोच के देखिए कैसा लगेगा, कलेजा बिल्कुल जल जाएगा एक बार में। यही दर्द 1789 में लोगों के अंदर जो है चुभ रहा था कि सरकार ने बोल दिया था कि केवल अमीर लोग ही स्कूल जाएंगे, अमीर लोगों के बच्चे स्कूल जाएंगे। लोग टैक्स भरते थे, गरीब लोग टैक्स भरते थे, लेकिन सरकार उनकी जो है एक पल को सहायता नहीं करती थी। लोग भूखे सोते थे, लोगों की इज्जत, रोटी सब कुछ छीन लिया गया। लेकिन हाँ, अब एक बात बताइए, आप लोग क्या लोग क्रांति नहीं करेंगे? इस वजह से फ्रांस के अंदर क्रांति जो है जन्म ली। एक तरफ भूख और एक तरफ ऐसो आराम, क्या जनता क्रांति नहीं करेगी क्या? इसी वजह से फ्रांस के अंदर क्रांति हुई कि राजा अपने ऐसो आराम में जी रहे और जनता भूख के मारे तड़प रही है। क्या क्रांति नहीं होगी क्या? उसी दिन लोगों ने सोच लिया कि अब हम डरेंगे नहीं, लोगों ने सोच लिया कि अब होगी क्रांति। उसी दिन से दुनिया के अंदर क्रांति होना जो है शुरू हो गई। याद रखना बच्चों, इतिहास केवल तारीखें बदलना नहीं सिखाता, इतिहास केवल आपको तारीखें याद करना नहीं सिखाता। इतिहास सिखाता है कि जब जब धर्म की हानि हुई है, जब जब जनता का शोषण हुआ है, तब तब देश के अंदर क्रांति हुई है। और फ्रांस के लोगों ने भी यही किया और अमेरिका के लोगों ने भी यही किया। बताइए क्रांति नहीं होनी चाहिए थी क्या? तो साधारण लोग भी इतिहास बदल देते हैं। बच्चों एक चीज प्लीज याद रखना कि इस चैप्टर को आपको रटना नहीं है, इस चैप्टर को आपको महसूस करना, क्योंकि जिसने जिसने क्रांति की है उसी ने इतिहास रचा है। तो इस चैप्टर को आप लोग महसूस करना कि इतने ज्यादा कष्टों के बाद कैसे अलग अलग देशों में आधुनिक उत्थान हुआ। ठीक है, इन सभी को 7th क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं अमरजीत सर। देखिए आज की वीडियो के अंदर हम लोग एसएसटी करने वाले हैं, सोशल साइंस करने वाले हैं, जो सामाजिक विज्ञान जो क्लास 10th है उनके लिए ये अब मैं एक नई सीरीज जो है शुरू कर रहा हूं, दिमाग फाड़ सीरीज। तो आप लोग बिल्कुल अपना प्यार ज्यादा ज्यादा 7th क्लास को देना। और हाँ, ये जो चैप्टर है आप लोगों के वो नया सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को करवा दे रहा हूँ। इसमें जो टोटल थ्योरी वाले चैप्टर है वो टोटल 16 चैप्टर हैं। कितने चैप्टर है? 16 हैं। और बाकी 12 चैप्टर टीएमए के लिए हैं, आपके असाइनमेंट के लिए हैं। कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं, हम लोग कौन कौन से चैप्टर कवर करने वाले हैं, वो हम लोग देखेंगे। ये पहली वीडियो है, पहला चैप्टर है, यानी कि 3rd चैप्टर है आपके थ्योरी एग्जाम के लिए। इसलिए मैं आप लोग को स्टेप बाय स्टेप बता देता हूं कि हम लोग कौन कौन से चैप्टर करेंगे। ठीक है, जो थ्योरी एग्जाम में है इसकी वेटेज 60% है, यानी कि तीसरा, 3rd, 4, 5, 6, 7, 8 ये इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम से हम लोग करेंगे इस पूरे सीरीज के अंदर। और 8 हो गया, 9, 10, 13, 16 और 19, 20, 21, इधर से 23, 25 और 27 जो है ये करेंगे। 4 मॉड्यूल के अंदर जो है इसको बांटा गया है। ठीक है ना, पहला मॉड्यूल है आपका, इसमें हम हिंदी और इंग्लिश दोनों पढ़ेंगे। तो इस तरीके से हम लोग करेंगे ताकि जल्दी जल्दी जो है आपका एसएसटी का सिलेबस भी कंप्लीट हो जाए। और चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाली सारी वीडियोस आप लोग को अच्छे से मिलती रहे। ठीक है, चलिए देखते। तो वही हम लोग इस चैप्टर के अंदर समझने वाले हैं। चैप्टर नंबर 3 है आप लोग का। जैसे कि मैंने आप लोग को बताया है कि सबसे पहले इससे जो हम लोग चैप्टर पढ़ने वाले हैं आधुनिक काल, इससे पहले मध्य काल था, लेकिन वो चैप्टर नहीं आ रहा। लेकिन मैं आप लोग को बस हल्का सा समझा देता हूं चार्ट के माध्यम से कि है क्या ये। ठीक है, देखिए हिस्टोरिकल टाइमलाइन चार्ट के माध्यम से हम लोग समझेंगे एक तरीके से मेडाइवल पीरियड वर्सेस मॉडर्न पीरियड, मध्यकाल और आधुनिक काल क्या है, क्योंकि हमें इस चैप्टर के अंदर आधुनिक काल पढ़ना है। कलेजा फट जाएगा ऐसा पढ़ाऊंगा, तरीके समझना है बस बाबू। ठीक है, देखिए बोला यार मध्यकाल मेडाइवल पीरियड में क्या था बाबू, 5 से 5वीं शताब्दी से 15वीं शताब्दी तक। याद रखना ईसवी है ये, ईसा पूर्व नहीं है, ईसा मसीह जन्म से पहले वाला काल नहीं है, नया काल की बात हो रही है। हाँ, ईसवी की बात हो रही है। तो 5 से लेकर बाबू 15वीं शताब्दी तक का जो काल है वो क्या बोला जाता है? मध्यकाल। कॉपी में लिखते रहना, हीरोइन बन जाओगे। ठीक है, आधुनिक काल क्या कहता है बाबू? तो 16वीं शताब्दी के बाद, यानी 15 के बाद जो शताब्दी आई है उसमें हमने बोल दिया क्या उसको? आधुनिक काल। ठीक है, वर्तमान आधुनिक यानी 16वीं से अब तक जो है क्या कहा जाता है? आधुनिक काल। ये बता दिया, क्लियर हो गया। इस काल को ध्यान से लेना, इस काल को यूरोप में सामंतवाद और चर्च के प्रभाव के लिए जाना जाता है। ये सामंतवाद क्या है मैं यहीं क्लियर कर देता हूं ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। ये सामंतवाद क्या है? एक ऐसा अमीर वर्ग है जो राजाओं के अंडर में रहकर काम करता था। पहले इसका पद जो है राजा के अंडर में होते थे, जैसे मैनेजर होते हैं ना, तो इनका पद जो है पहले बहुत बढ़िया था, लोगों की भलाई, किसानों की भलाई के बारे में सोचते थे। लेकिन यही बाद में जाकर चोटा बन गए थे। इन्होंने ही जो है जनता का शोषण करना शुरू कर दिया था। जब चैप्टर पढ़ाऊंगा तो और अच्छे समझ में आएगा। और चर्च जो है, चर्च ने कैसे लोगों की सोच पे अपना कब्जा जमा रखा था, अंधकार युग भी बोला जाता है इसको। ठीक है, तो वही बोलेंगे, इसे शुरुआती दौर में अंधकार युग भी जो है कहा जाता था। ठीक है, उसके बाद है इस काल में, नए वाले को आधुनिक काल में, इस काल की शुरुआत पुनर्जागरण से हुई। लोग सो रहे थे बाबू, लोग सो रहे थे, ओ नया टाइम आ गया, आधुनिक काल आ गया, उठ जाओ चलो। तो ये लोग पुनर्जागरण बोला जाता है इसको। ठीक है, इस वाले से इस वाले में चला पुनर्जागरण। औद्योगिक क्रांति हुई बाबू, विज्ञान की प्रगति और मशीनी उत्पाद यानी मशीनीकरण आ गया। धकड़ धकड़ धक गया, धकड़ धकड़ धक गया, धकड़ धकड़ धक गया, धकड़ धकड़ धक गया, धकड़ 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 इंजन चलने लग गए बाबू। ठीक है, तो देखिए मध्यकालीन बोला जा रहा, मध्यकालीन किला। ठीक है, मध्यकालीन किला सामंतवाद का प्रतीक, यानी सामंतों के पास भी बड़े बड़े किले होने लग गए। राजाओं ने जब ही तो इनको लात मार के भगा दिया था कि भाई सामंत तू मेरे से भी ज्यादा हीरो बनने की कोशिश करेगा, रुक, उठा के पटक दी, उठा के पटक दी, उठा के पटक दी, उठा के पटक दिया राजा इन्होंने इनको सामंतों को। फिर क्या हुआ? फिर नया समय आया। ठीक है, आधुनिक औद्योगिक क्रांति हुई, कंपनियां लगी, फैक्ट्रियां लगी बाबू। ठीक है, विज्ञान का प्रतीक बना।
कौन सा काल? आधुनिक काल। इतना क्लियर हो गया ना? ये हमने चार्ट पढ़ लिया है, ठीक है। कुछ मुख्य बातें हैं बाबू, वो देख लेते हैं, ठीक है बाबू। बोला जा रहा है राजा और सामंतों का राज, यानी इसमें मुख्य बातें क्या है? तो मध्यकालीन ये जो समय है इसमें किसका राज? राजा और सामंतों का राज हुआ करता है। दूसरा, हाथ से सीमित खेती और काम यानी लिमिटेड हो रहा था, ठीक है। और अंधविश्वास और चर्च का कड़ा पहरा, यानी पूरा अंधविश्वास फैला हुआ था कि चर्च ही हर चीज है। ये मध्यकाल में पूरा, इसीलिए अंधकार युग बोलते हैं उसको ना। आधुनिक काल में क्या हुआ बाबू? लोकतंत्र और नए मध्य वर्ग का उदय हुआ, फैक्ट्रियों और मशीनों ने भारी उत्पादन किया, और विज्ञान और तर्क, यानी लोग तर्क में गए, लोगों ने आर्गुमेंट किया, लोग तर्क में गए, लोगों ने सच्चाई जानी है ना, अंधविश्वास में नहीं गए। तो विज्ञान को जाना, तर्क और भौगोलिक खोजें करी। जैसे पहले इसमें क्या था कि पृथ्वी का केंद्र बिंदु चर्च ही है, तो लोग उससे निकलकर विज्ञान की तरफ गए, खोज की उन्होंने, है ना। तो ये चीजें अलग अलग विद्वानों की बातों को उन्होंने स्वीकार करा। तो ये हमने जान लिया क्या कि मध्यकाल और आधुनिक काल के बीच में टाइम पीरियड जान लिया है। अब जरा इस चैप्टर की एक बार समरी पढ़ते हैं, फिर क्वेश्चन आंसर करेंगे, फिर हलवा बना देंगे इस चैप्टर का, ठीक है। देखिए मैं आप लोगों को सबसे पहले एक चीज बता देता हूँ, इस चैप्टर के अंदर जो चैप्टर नंबर 3 है, जो हमारे सिलेबस के पहले चैप्टर में आ रहा है, इसका जो टॉपिक है वो कौन कौन से टॉपिक है इस चैप्टर के अंदर, और उससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे मैं आप लोग को करवा दूंगा, आएगा वही एग्जाम के अंदर, ठीक है ना। देखिए तो कौन कौन से टॉपिक है, सबसे पहले वो हम लोग देखेंगे। इसमें एक बार टॉपिक के नाम जान लेंगे, सामंतवाद के पतन के प्रभाव वो देखेंगे, सामंतवाद क्या है, उसका पतन कैसे हुआ, पुनर्जागरण क्या है वो पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर। सारे क्वेश्चन आंसर के अंदर कवर करा दो ताकि हलवा बन जाए बिल्कुल, ठीक है। ठीक है, ये अगला है हमारा धर्म सुधार आंदोलन क्या था, मार्टिन लूथर के बारे में जानेंगे हम लोग, ठीक है। मार्टिन लूथर ये हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे कौन सा टॉपिक होगा, ठीक है। विज्ञान विकास कैसे हुआ, और कौन सा जो पुराना टाइम था, नया टाइम, आधुनिक टाइम, मध्यकाल कौन सा था वो सारा जानेंगे। नई भूमि की खोज कैसे की गई, किसके द्वारा की गई, वास्को डी गामा कौन थे वो, और औद्योगिक क्रांति क्या रही, यानी उद्योग क्या होते हैं, कंपनियां, फैक्ट्रियां, ये सब होती हैं, ठीक है ना। ये हम लोग जो है इसमें पढ़ेंगे। क्रांतियों का युग किसे कहा जाता है, गौरवपूर्ण क्रांति क्या है, ठीक है। आजादी के लिए अमेरिका में युद्ध छिड़ गया आजादी के लिए, ठीक है। और क्या क्या पढ़ेंगे, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी ये पढ़ेंगे हम लोग। जब मैं क्वेश्चन आंसर कराऊंगा अभी आप लोग को बिल्कुल इजीली समझ में आ जाएगा, इसलिए मैं टॉपिक के नाम आप लोग को पढ़ा दे रहा हूं ताकि क्वेश्चन आंसर के अंदर सब कुछ कवर हो जाए, ठीक है। फ्रांसीसी क्रांति और अमेरिका में स्वतंत्रता संग्राम ध्वज ये है, उसका फ्रांसीसी क्रांति के दौरान फ्रांस का ध्वज ये था, ठीक है। चलिए उसके बाद है इटली का एकीकरण कैसे, जर्मनी का एकीकरण, ठीक है, ऑटो वोन बिस्मार्क ये। उसके बाद और कौन सा टॉपिक है भाई, तो सामाजिक आंदोलन है, छोटे मोटे टॉपिक है इस चैप्टर के अंदर। और 18 जून 1917 जो है पेट्रोग्राद में लोगों द्वारा प्रदर्शन, ये जो है टॉपिक है सिर्फ। चलिए तो इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है वो हम लोग करने जा रहे हैं। आप लोग दिल थाम के बैठना, बिल्कुल खाना पीना खा के बैठना, और हाँ अच्छे से बिल्कुल पढ़ना है ताकि क्लियर हो जाए एक बार वही चैप्टर, ठीक है ना। हलवा बना दे हम इसको। कौन सा हलवा भाई, सूजी का हलवा। ठीक है बाबू, समरी करते हैं हम लोग सबसे पहले इस चैप्टर की, ताकि क्वेश्चन आंसर और ज्यादा क्लियर हो जाए। हिंदी और इंग्लिश एक ही साथ करवा दूंगा आप लोग को, ठीक है ना। देखिए ध्यान सुनना है बिल्कुल। बोला जा रहा है कि पार्ट 1 में अगर देखें हम बैकग्राउंड, अगर इसका देखें मध्यकालीन विश्व कैसा था, फिर उसके बाद जो है आधुनिक काल जानेंगे, फिर समरी खत्म, यानी कि बोला जा रहा है सामंतवाद क्या है वो देख लेते हैं। मध्यकालीन समाज में राजा, जमींदार यानी सामंत, जमींदारों को ही क्या कहा जाता था, सामंत, जो राजा के नीचे होते थे, और किसान की एक कड़क व्यवस्था थी। सारी जमीन पर सामंतों का नियंत्रण था, यानी राजा सामंतों को जमीन दे देते थे, राजा जो है सामंतों को जमीन देते थे, और यही सामंत किसानों को जमीन देते थे, और फिर इनसे टैक्स वसूली करके राजाओं को देते थे। लेकिन बीच में जो सामंत है ना तो खाने लग गए थे खूब, है ना, तो वही बोला जा रहा है। और बेचारे किसानों का भारी शोषण होता था। दूसरा, चर्च का कड़ा नियंत्रण। तो यूरोपीय समाज पूरी तरह से अंधविश्वास, रूढ़िवादिता में डूबा था, यानी चर्च का हर सामाजिक और बोला जा रहा है राजनीतिक फैसले पर कब्जा था। विज्ञान और तार्किक सोच, लॉजिकल थिंकिंग की सख्त मनाही थी। कोई अपने मन से कुछ नई चीज सोच ही नहीं सकता था। हर चीज पर किसका नियंत्रण, चर्च का नियंत्रण जो है बाबू होता था। क्लियर हो गया। उसके बाद है सीमित व्यापार, कोई लिमिटेड, कोई अंधाधुंध व्यापार या कुछ ऐसा नहीं होता था, लिमिटेड होता था। तो लिमिटेड ट्रेड। इस काल में अर्थव्यवस्था पूरी तरह खेती पर टिकी थी, व्यापार बहुत सीमित था, और लोग सिर्फ अपने आसपास के क्षेत्रों तक ही सीमित थे। वैश्विक जुड़ाव नहीं था। बोलो घटिया व्यवस्था थी कि नहीं थी, मन तो कर रहा है, नहीं बोलूंगा लेकिन कुछ, ठीक है। चलिए तो इंग्लिश वर्जन में अगर देखा जाए बाबू, तो ये तो आप लोग को समझ में आ गया है कि पुराने काल में यानी मध्यकालीन में क्या था, सामंतवाद था, चर्च का कड़ा नियंत्रण था, सीमित व्यापार होता था, यानी वही है फेडरलिज्म, ठीक है। डोमिनेंस ऑफ द चर्च, किसका नियंत्रण था बाबू, चर्च का नियंत्रण था। और लिमिटेड ट्रेड, यानी बहुत जो है सीमित व्यापार होता था। कौन से काल में, तो हमने जान लिया कौन से काल में, ये मध्यकाल में, ठीक है ना। अब देख लेते हैं जरा एक बार आधुनिक काल में, द ट्रांसिशन यानी बदलाव का दौर आ गया। मेडाइवल टू मॉडर्न। अब मॉडर्न में देख लेते हैं भाई क्या हुआ, पुनर्जागरण, यानी अब लोग पुनर्जागृत हुए, यानी पुनर्जागरण।
क्या हुआ देखो, इसका शाब्दिक अर्थ है फिर से जो है जागना, उठो जागो और चलो, है ना, चेलागिरी मत करो। तो बोला जा रहा है 14वीं से 17वीं शताब्दी के बीच यूरोप में कला, साहित्य और विज्ञान के क्षेत्र में एक नई चेतना आई। लोगों ने अंधविश्वास को छोड़कर रीजन यानी तर्क और मानवतावाद, बहुत इंपॉर्टेंट है मानवतावाद, ह्यूमनिज्म को जानने की कोशिश करी। पहले लोगों की सोच को चर्च ने जकड़ रखा था, ये पूरा पगला गए थे लोग अंधकार युग में कि हाँ उन्होंने ऐसा बोल दिया, ईसाई पादरी ने ऐसा बोल दिया, पोप ने बोल दिया, करो करो करो, चर्च पोप करो 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 तो पगला गए थे लोग। अब लोगों ने कुछ नई चीज जानना शुरू किया, तो इसी को बोल दिया बाबू पुनर्जागरण, क्योंकि लोग सो रहे थे ऐसे, अब लोग जग गए अचानक से। उसके बाद क्या है, धर्म सुधार आंदोलन। अब देखिए क्या हुआ, धर्म सुधार, अब लोगों ने क्या करा, धर्म को सुधारने की कोशिश करी। हीरोइन बन गए लोग। क्या हुआ देखो, मार्टिन लूथर का नाम आता है, जैसे महान विचारकों, अभी मैंने दिखाया भी था फोटो आप लोग को, महान विचारकों ने रोमन कैथोलिक चर्च के भ्रष्टाचार, कुप्रथाओं और जो है बोला जा रहा है भ्रष्टाचार, कुप्रथाओं और अंधविश्वासों के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन चलाया। देखिए ये है मार्टिन लूथर। तीसरा है भौगोलिक खोजें यानी जियोग्राफिकल डिस्कवरीज, यानी कोलंबस अमेरिका की खोज करने वाला, वास्को डी गामा भारत की खोज करने वाला, जैसे साहसी समुद्री यात्रियों ने नए रास्तों की खोज करी बाबू, जिसने वैश्विक व्यापार और सांस्कृतिक मेलजोल के नए द्वार खोल दिए। बिल्कुल चिड़न, जैसे पहला इंग्लिश में देखे द रिजेनेंस, है ना, रिनेसेंस और द रिफॉर्मेशन, ये क्या था आपका धर्म सुधार आंदोलन, द रिफॉर्मेशन, है ना। उसके बाद है जियोग्राफिकल डिस्कवर, तो ये हमने जान लिया। पहला हमने क्या देखा था बाबू, वो देख लेते हैं जल्दी जल्दी। पहला हमने मध्यकालीन विश्व कैसा था, जिसके अंदर सामंतवाद, चर्च का कड़ा नियंत्रण, सीमित व्यापार। फिर धीरे धीरे जो है बीच का टाइम आया, है ना, बदलाव का दौर था, जिसके अंदर लोग जागे, पुनर्जागरण, धर्म सुधार आंदोलन हुआ, नए नए लोग आए, मार्टिन लूथर जैसे लोग, फिर नई नई जमीनों की खोज की गई। अब आधुनिक काल आ गया। आधुनिक काल यानी कि मेन चैप्टर जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो आधुनिक काल क्या है बाबू, देखिए आधुनिक युग की शुरुआत कब हुई वो देख लीजिए। बोला जा रहा है पुरानी सामंतवादी व्यवस्था पूरी तरह बिखर गई, खत्म हो गई और समाज में एक नए मध्य वर्ग का यानी मिडिल क्लास जैसे व्यापारी, डॉक्टर, शिक्षक, क्लर्क जैसे का उदय हुआ, पूंजीवाद का उदय हुआ, यानी कि वो जो चर्च का दबदबा, जो सामंतों का दबदबा था वो खत्म हो गया। तो बोला जा रहा है बाबू कि व्यापार के तेजी से फैलने के कारण पैसे, पूंजी का महत्व बढ़ गया और मुनाफा जो है कमाने पर आधारित एक नई आर्थिक व्यवस्था शुरू की गई, जिसे पूंजीवाद कहा गया, कैपिटलिज्म कहा गया। फिर उसी में एक नई क्रांति आई। आधुनिक काल में क्या हो गई बाबू, नई आधुनिक औद्योगिक क्रांति, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ, इंग्लैंड से शुरू हुई इस क्रांति ने पूरी दुनिया को बदल कर रख दिया। हाथों की जगह अब जो है बड़ी बड़ी मशीनों और कारखानों में सामान बनाना शुरू हुआ और जिससे उत्पादन रातों रात जो है कई गुना बढ़ गया, हगड़ दकड़ बिल्कुल ताकतवर तक जो है उत्पादन होने लगा। औपनिवेशिकवाद, अब देखो यहाँ पे क्या हुआ ना, जब ये वृद्धि हो रही थी, विकास हो रहा था, तो इन्होंने कब्जा करना भी शुरू कर दिया एक दूसरे पर, दूसरे देशों पे। इसे बोलते हैं कोलोनिज्म, यानी अपनी मशीनों के लिए भारी मात्रा में कच्चे माल, अब कच्चा माल चाहिए, दूसरे देशों को जाएंगे, चूना लगाएंगे और कब्जा भी कर लेंगे उनपे। तो कच्चा माल, रॉ मटेरियल और तैयार माल को बेचने के लिए नए बाजारों की तलाश में यूरोपीय देशों ने एशिया जैसे भारत के ऊपर ब्रिटिश आ गए थे और अफ्रीका के कमजोर देशों को गुलाम जो है इन्होंने, यानी उपनिवेश बोला जाता है, कोलोनिज्म बोला जाता है, बनाना शुरू कर दिया। समझ में आ गया बाबू। तो ये चीज हमने जानी, तीनों टाइम पीरियड जान लिया। तो ये हमने जान लिया, बिगिनिंग ऑफ द मॉडर्न एरा, राइज ऑफ कैपिटलिज्म, द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, कॉलोनिज्म, हमने ये जान लिया है। ठीक है, अब जल्दी जल्दी इसको खत्म कर लेते हैं ताकि हमारा जो है इजी हो जाए बिल्कुल चैप्टर। देखिए बोला जा रहा है विशेषता क्या है, मुख्य सोच क्या थी पुराने टाइम की और नए टाइम की। अंधविश्वास में लोग थे बिल्कुल, ठीक है ना। देखिए ध्यान सुनना बाबू, अंधविश्वास में लोग, धार्मिक कट्टरता, आस्था, ये बिल्कुल उसी में घुसे हुए थे। आधुनिक काल में क्या हुआ बाबू, तर्क, विज्ञान, मानव कल्याण और खोज, लोग नई नई खोजों में चले गए। उसके बाद अगर सामाजिक व्यवस्था की बात करें तो सामंतवाद, बिल्कुल सब कुछ, हर चीज सामंत, हर चीज चर्च, ये राजाओं का राज, ये चीज है। पूंजीवाद आया, नए काल में क्या हो गया बाबू, पूंजीवाद, लोकतंत्र, मध्य वर्ग, ये सबका उदय हुआ। ठीक है, उसके बाद उत्पादन की बात करें तो हाथों द्वारा होता था पुराने टाइम पे, मेडाइवल में, ठीक है, घरेलू और बहुत सीमित था सब कुछ। पर इसमें क्या हुआ, बड़ी मशीनें, फैक्ट्रियों में भारी मात्रा में मास मशीन प्रोडक्शन हुआ भारी मात्रा में। वैश्विक पहुंच की बात करें तो ये सीमित थे, स्थानीय और कटे हुए क्षेत्र, बिल्कुल छोटे छोटे क्षेत्र, ऐसे बिल्कुल अंधे हैं, बिल्कुल अंधे, पगला गए हैं सब इसमें। ठीक है, पर नए वाले काल में क्या हुआ, लोगों की सोच जागृत हुई, लोग हीरोइन बन के नाचने लग गए, वैश्विक व्यापार, नए समुद्री रास्ते और उपनिवेशवाद का उदय हुआ। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि पहला मध्यकाल विश्व और आधुनिक विश्व। अब मैं आप लोग को पढ़ाने जा रहा हूं ऐसे क्वेश्चन जो पक्का एग्जाम के अंदर आएगा, एक बार पढ़ लोगे तो हीरोइन की तरह जो है नाचोगे आप लोग, पक्का है। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने जा रहा हूं, बिल्कुल दिल थाम के बैठना और बिल्कुल खाना वाना खा के बैठना ताकि इधर उधर ना भागो और अच्छे समझो, ठीक बा।
देखिए क्लास 10th है, सोशल साइंस एसएसटी हम लोग पढ़ रहे हैं, आधुनिक विश्व मॉडर्न वर्ल्ड फर्स्ट। तो जैसे मैंने बता दिया आप लोग को कि इससे पहले मेडाइवल पीरियड था, मध्यकाल था, वो कैसा था कैसा नहीं था, बाकी इसमें हम लोग जान रहे हैं। देखिए आधुनिक युग, लोगों की सोच बदलेगी। हालांकि हमने ये सब पढ़ लिया, इसकी समरी वगैरह जान ली है। अब हम लोग पहला क्वेश्चन करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट जो रहेगा वो देखिए आप लोग क्या जानने वाले हैं वो देखते हैं। इंग्लिश और हिंदी दोनों में जानेंगे। देखिए बोला जा रहा है शहरों की वृद्धि, शहरों की वृद्धि बोला जा रहा है भाव, शहरों की वृद्धि और व्यापार के उद्भव ने सामंती प्रथा का किस प्रकार पतन कर दिया। आखिरकार सामंती प्रथा कैसे खत्म हो गई, क्योंकि सबको पता है इससे पहले वाले चैप्टर में सामंतवाद होता था, सामंत होते थे, राजा के नीचे सामंत होते थे, तो ये बिल्कुल भ्रष्टाचारी हो चुके थे, इस वजह से इनको हटा दिया। पहला क्यों क्या बोल रहा है, क्वेश्चन आंसर से पहले बाबू क्वेश्चन समझना है। शहरों की वृद्धि, शहर क्या हुए, वो वृद्धि हो रही है शहरों की, और व्यापार ज्यादा हो रहा है, व्यापार का उद्भव हो रहा है। सामंती प्रथा का किस प्रकार पतन कर दिया उसने, तो जब शहर लगे, व्यापार हुआ तो सामंतवाद खत्म। शहरों की वृद्धि और व्यापार के विकास ने सामंतवाद की जड़ों को पूरी तरह से हिलाकर रख दिया। इसके कुछ कारण है। पहला है मुद्रा अर्थव्यवस्था की शुरुआत, यानी पहले लेन देन होता था, वस्तु विनिमय प्रणाली चलती थी, बार्टर सिस्टम जैसे, है ना। पर इसमें क्या हुआ बाबू, इसमें क्या हुआ कि अब वस्तु विनिमय प्रणाली क्या हुई, खत्म हुई, यानी वस्तु के बदले वस्तु खत्म, अब मुद्रा आ गया। तो आधुनिक काल में मुद्रा आया, तो इससे क्या हुआ कि अब हम डायरेक्ट पैसा देके अपना काम करो, ज्यादा नहीं लेना है। तो वही बोला जा रहा है, व्यापार बढ़ने से वस्तु विनिमय यानी बार्टर सिस्टम समाप्त हो गया, सिक्कों का चलन शुरू हुआ। अब किसान सामंतों को अनाज के बजाय नगद कर देने लगे। पहले ये क्या करते, अनाज ही ले लेते थे, सारा छीन लेते थे सामंत, मन करता है इनको ठप पटक दूं, इनको ठप पटक दूं, इनको ठप पटक दूं, इनको ठप पटक दूं। लेकिन अब क्या है, किसान तो किसानों को शोषण करते थे ना, तो इस वजह से। दूसरा भाई क्या बोल रहा है, क्यों शहरों का विकास हो रहा था और व्यापार की बढ़ोतरी हो रही थी, तो उस वजह से सामंतवादी प्रथा कैसे खत्म हो गई। तो पहला यही था, किसानों ने क्या करना शुरू कर दिया, मुद्रा अर्थव्यवस्था को ले आए, यानी करेंसी आ गई थी अब, ठीक है। दूसरा किसानों का पलायन, अब किसान क्या शहरों की तरफ चले गए, ठेंगा दिखा दिया, ले सामंत भाग यहां से, तो ऐसे बोल दिया। नए शहरों के उदय से किसानों दासों को सामंतों के चंगुल से भागकर शहरों में स्वतंत्र रूप से रहने और मजदूरी करने के अवसर मिले। तो किसान चला नहीं जाएगा बाबू। तो देखिए ये तो पहले समझ में आ गया, मुद्रा आ गई, इसको बना बना के और लिखना है ताकि एग्जाम में नंबर अच्छे आ जाए, चाहे ज्यादा नंबर का पूछे कम नंबर का। उसके बाद है मध्य वर्ग का उदय, यानी व्यापार के कारण एक नया अमीर वर्ग आया, अब सामंतों को चुनौती देने लग गए सब। मध्य वर्ग व्यापारी साहूकार शिल्पी पैदा हुआ। इस वर्ग ने राजाओं को जो है वित्तीय सहायता दी। अब एक बात बताओ, जब ये नया वर्ग आएगा, राजाओं को डायरेक्ट डील करेगा, तो बीच में राजा सोचेगा कि इस बिचौलिया क्या कर रहा है, सामंत क्या कर रहा है, ये तो मेरे को ठगता भी है, इसको लात मार के भगाओ। तो सामंतों को हटा दिया, है ना। तो वही चीज है, सामंतों की घटती स्थिति। हाँ तो वही है, जिससे राजा सामंतों पर निर्भर नहीं रहे। तो अब कौन आ गए थे, नए व्यापारी वर्ग आ गए थे, अमीर आ गए थे, ये सब आ गए थे। सामंतों की घटती शक्ति, अब सामंतों की शक्ति घट रही है नगद और सेना के लिए राजाओं ने, क्योंकि राजा जो है, मान लो राजा की लड़ाई हुई, ओए भाई सामंत आइयो जरा लड़के लेकर, तो सामंत जल्दी जल्दी आता था लड़के लेकर, कई बार तो घपलेबाजी भी कर लेता था। लेकिन अब राजा ने देखा कि भाई नए नए व्यापारी वर्ग खड़े हो रहे हैं, नए नए लोग आ रहे हैं, उससे क्या है, मैं सेना रखूंगा अपने खुद के दम पर। तो इस वजह से राजाओं ने क्या करा, इनको निकाल दिया, किसको, सामंतों को हटा दिया। नगद और सेना के लिए राजाओं ने सीधे जनता से संपर्क किया और सामंतों के निजी सैनिक बलों को जो है कमजोर कर दिया। इस प्रकार आत्मनिर्भर ग्रामीण व्यवस्था टूट गई और सामंतवाद का अंत हो गया। तो भाऊ ये हम कह सकते हैं, इससे क्या है, सामंतवाद का पतन हो गया। तो वही बोला यार, राइज ऑफ मनी इकोनॉमी, यानी इससे क्या है कि भाई मनी जो है वो लेन देन पैसे से शुरू हुआ। माइग्रेशन ऑफ सर्फ्स, यानी कि दासों ने, यानी किसानों ने एक जगह दूसरी जगह यानी शहरों की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया, इससे भी सामंती व्यवस्था खत्म हो गई। जो है इमरजेंस ऑफ द मिडिल क्लास, यानी अब एक मध्य वर्ग का उदय हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या दे रखा है, डिक्लाइन ऑफ फेडरल पावर, यानी कि सामंतों की जो है घटती शक्ति अब नजर आने लग गई थी। समझ में आ गया बाबू, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या है, वो देखिए, बोला यार आज क्यों, मतलब आप क्यों सोचते हैं, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान सुनना, आप क्यों सोचते हैं कि पुनर्जागरण सोच ने अस्तित्व, पुनर्जागरण सोच क्या है बाबू, आपकी सोच, मान लो आप जो वीडियो देख रहे हो, आपकी सोच पूरी जकड़ी हुई है, आप क्या हो, गुलाम हो, आप पुरानी चीजों के गुलाम हो,
मैं गुलाम हूं, मैं चेला हूं ठीक है। तो अगर आप वो हो तो आप क्या करोगे? अब मान लो हम नई शिक्षा दे रहे हैं आपको, पुरानी जो लोगों की सोच है उससे बाहर निकाल रहे हैं, तो वो पुनर्जागरण हो गया ना, नया सिखाया जा रहा है। तो वही बोला जा रहा है बाबू कि आप क्यों सोचते हैं कि पुनर्जागरण सोच ने अस्तित्व और विचारों के पुराने तरीकों को प्रभावित किया है। क्या, दोबारा पढ़ रहा हूं, आप क्यों सोचते हैं कि पुनर्जागरण यानी लोग जग गए, पुनर्जागरण सोच ने यानी लोगों की जो सोच बदल गई उसने अस्तित्व और विचारों के पुराने तरीकों को, या जो पुराने तरीके थे, क्योंकि आप जग गए तो पुराने तरीकों को छोड़ दोगे ना, तो वही को प्रभावित किया। यानी प्रभावित कैसे? उस पर असर डाला, हटाओ इसको पुराने को, तो लगभग इसमें बताना है। तो देखिए ध्यान सुन लेना बाबू। बोला यार व्हाई डू यू थिंक द रेनेजेंस थॉट इन्फ्लुएंस्ड ओल्ड वेज ऑफ एग्जिस्टेंस एंड आइडियाज? तो अपने उसमें बताना। देखिए तो बोले यार पुनर्जागरण बाबू क्या है? जग जाना, जो पुरानी जो सोच है उससे जग जाना। तो बोला जा रहा है पुनर्जागरण ने मध्यकालीन रूढ़िवादी सोच, जो पुरानी कट्टर सोच थी, रूढ़िवादी सोच, अंधविश्वासों पर कड़ा प्रहार किया। पुराने समय में चर्च की बातों को लोग बिल्कुल पकड़ के बैठे हुए थे, बिना सोचे समझे मान लिया जाता था, और मानव जीवन को केवल परलोक जो है सुधारने का माध्यम माना जाता था। यानी कि आप बस उसी में पड़े रहो, आप अपना विकास मत करो, बल्कि ये जो उसमें चर्च में बैठते थे वो अब लोभी हो गए थे, जनता जाए बाढ़ में, उनको कोई मतलब नहीं था। तो गलत बात थी ना, आप लोगों को पागल बना रहे हो। तो वही चीज थे, पुनर्जागरण ने बोला यार मानवतावाद यानी ह्यूमनिज्म और तार्किकतावाद यानी जो है रेशनलिज्म, यानी लोगों को सोचने समझने की शक्ति मिली लोगों को, जो को जन्म दिया। इसने लोगों को सिखाया कि वे अंधविश्वास के बजाय जो है तर्क, विज्ञान और प्रयोगों पर भरोसा करें। इसके कारण कला, ध्यान सुन लेना बाबू, इसके कारण लोग जग गए ना, इसके कारण कला, साहित्य और विज्ञान में नए दृष्टिकोण विकसित हुए, और इंसानों ने अपने वर्तमान जीवन को संवारने और ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने, यानी जैसे बताया गया था ना, पृथ्वी का केंद्र बिंदु चर्च है, पृथ्वी हर चीज सिर्फ चर्च ही चर्च है, तो ऐसा लोगों के दिमाग सोच से निकला। देखिए इसमें चैप्टर के अंदर साफ साफ बोला गया कि चर्च गलत नहीं है, पर चर्च में बैठने वाले जो हैं, जो चर्च को ठग रहे हैं, चर्च के नाम पर लोगों को ठग रहे हैं, वो गलत है। चर्च गलत नहीं बताया गया इस चैप्टर में। तो जानने की कोशिश की, जिसने मध्यकालीन रूढ़िवादिता का अंत हुआ, जिससे, तो इससे क्या हुआ, जो पुनर्जागरण है उससे रूढ़िवादिता बाबू खत्म हो गई। रूढ़िवादिता मतलब क्या होता है, समझ में आ गया ना, ये कट्टरता, तो वही बोला जा रहा है, समझ में आ गया सबको। तो इससे क्या है, ह्यूमनिज्म और जो है रेशनलिज्म, ये दो चीजों का जो है उदय हो गया। तीसरा क्या क्वेश्चन बोल रहा है बाबू, धर्म सुधार ने, देखिए धर्म को इन लोगों ने क्या कर दिया था, लोगों की नजरों में गंदा ही बना दिया था ना, वही बोल रहा है, धर्म सुधार ने किस प्रकार यूरोप और दुनिया को प्रभावित किया। अब लोग सुधर रहे थे, लोगों ने अपने धर्म को सुधारना शुरू किया। तो क्या हुआ बाबू, देखिए 16वीं शताब्दी, क्योंकि मैंने बताया 15वीं शताब्दी के बाद मार्टिन लूथर, 16वीं शताब्दी में मार्टिन लूथर द्वारा शुरू किए गए धर्म सुधार आंदोलन पर जो है रिफॉर्मेशन के दूरगामी प्रभाव पड़े। इसको बोलते हैं धर्म सुधार आंदोलन को रिफॉर्मेशन। बोले यार पहला क्या धर्म सुधार आंदोलन में हुआ, देखो पहला क्या बोल रहा है, ईसाई धर्म का विभाजन। तो सबसे पहले तो क्या हुआ, ईसाई धर्म दो मुख्य भागों में बट गया, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। इससे चर्च का एकाधिकार समाप्त हो गया। अब जब ईसाई धर्म दो हिस्सों में बटा ना, तो उससे क्या हुआ, जो चर्च का जो दबदबा था, यानी जो ईसाई पादरी अपना हक जमा के बैठे थे, उन चीजों से अलग हुआ सब। दूसरा, राजाओं की शक्ति में वृद्धि। पहले क्या था, राजा जो है, जो सामंत रखे हुए थे मध्यकाल में, सामंत ऊपर राजा नीचे हो गए थे बेचारे। तो अब जब राजाओं ने व्यापारियों से, अलग अलग लोगों से मित्रता करी, तो इन्होंने क्या करा, सामंतों को जो है एक बार चटका दिया, क्योंकि बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। ठीक है, देखिए तो राजाओं की शक्ति में वृद्धि, तो चर्च की राजनीतिक शक्ति कमजोर होने से, याद रखना, चर्च की राजनीतिक शक्ति कमजोर होने से विभिन्न देशों के राजा शक्तिशाली हो गए और उन्होंने राष्ट्रीय चर्च स्थापित किए, यानी कि अपने अंडर में ले लिया चर्चों को, और इस पर जनता का अधिकार हो, ऐसा। तीसरा है बाबू, स्थानीय भाषाओं का विकास, यानी अब बाइबल का अनुवाद लैटिन के बजाय क्या है, आम बोलचाल। यानी पहले क्या था ना, कोई आम जनता पढ़ ही नहीं पाती थी बाइबल को। बाइबल में क्या है, जो असली चीजें थी वो नहीं बताते थे पोप, लोगों को बरगला देते थे, लोगों को पागल बना देते थे। इसी वजह से जनता, ये धर्म सुधार आंदोलन हुआ, और बाइबल जो एक्चुअल कहता था वो लोगों को अच्छे से समझाया गया, ताकि लोगों की सोच बदल जाए। पहले क्या था, देखो पहले क्या था, केवल बाइबल लैटिन में था,
तो बोला यार अब जर्मन अंग्रेजी में कर दिया गया ताकि आम लोग भी इसको पढ़ें और असलियत को जाने। शिक्षा और साक्षरता बढ़ी। सहिष्णुता और लोकतंत्र यानी विभिन्न संप्रदायों के, देखो सहिष्णुता और लोकतंत्र यानी अब लोगों के अंदर क्या आया, नई सोच आई। और सहिष्णुता यानी लोग सहनशील हुए। विभिन्न संप्रदायों के संघर्ष के बाद धार्मिक सहिष्णुता की भावना बढ़ी, जिसने आधुनिक लोकतांत्रिक मूल्यों और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को बढ़ावा दिया। बाबू समझ में आ गया? इससे क्या हुआ, लोग स्वतंत्रता का अनुभव किए, लोग जो है आगे बढ़े जीवन में। तो क्या है, डिवीजन ऑफ जो है क्रिश्चियनिटी को डिवाइड किया गया, दो भागों में बटा, ठीक है ना। राइज ऑफ नेशन स्टेट, ग्रोथ ऑफ वर्नाकुलर लैंग्वेज और प्रमोशन ऑफ द इंडिविजुअल लिबर्टी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू, वो है नई भूमि की खोजों ने, अभी मैंने आपको नाम बताया था वास्को डी गामा, है ना। तो ये सब चीजें देखिए, बोला यार नई भूमि की खोजों ने आधुनिक दुनिया की अर्थव्यवस्था और समाज को जो है मान लो आप एक ही जगह पे बहुत लंबे समय से रहते चले आ रहे हो, आपकी सोच को ना बिल्कुल जकड़ रखा है हर चीज, अंधविश्वास में आप जी रहे हो, ठीक है। आप क्या करें, कहीं नई जगह गए तो आपकी सोच बदलेगी कि नहीं बदलेगी। ऐसी जब नई दुनिया की खोज हुई, अलग अलग देशों में लोग, अलग अलग महाद्वीपों में बड़े बड़े लोग पहुंचे, तो उससे क्या फायदा हुआ वो बताना है हमें, ठीक है। देखिए पहला भौगोलिक खोजों, जैसे कोलंबस द्वारा अमेरिका की, वास्को डी गामा द्वारा हमारे भारत की खोज ने वैश्विक अर्थव्यवस्था और समाज में, ध्यान सुनना भाऊ, समाज में क्रांतिकारी बदलाव किए कि भाई हमारे वहां ऐसा है तो यहाँ क्यों ऐसा नहीं है, कुछ बदलाव करो। तो वाणिज्यिक क्रांति हुई, कॉमर्शियल रिवॉल्यूशन हुआ, व्यापार का केंद्र भूमध्य सागर से हटकर अटलांटिक महासागर बन गया और वैश्विक व्यापार में भारी उछाल आया। क्वेश्चन यही है बाबू कि नई भूमि की खोज ने, यानी अब मान लो कि एक ही जगह पे सीमित व्यापार हर चीज होता था, लेकिन आधुनिक काल में क्या हुआ बाबू, आधुनिक दुनिया में क्या हुआ, उसने अर्थव्यवस्था और समाज को बदल कर रख दिया। किसने, नई भूमि की खोज ने। तो वही बोल रहा है, पहला क्या है, वाणिज्यिक क्रांति हुई, दूसरा है उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद। तो दूसरी चीज ये भी है कि अंग्रेजों ने कई देशों पर कब्जा करना भी शुरू कर दिया, यानी यूरोपीय देशों ने अमेरिका, एशिया जिसमें भारत भी आ रहा है, और अफ्रीका में अपने उपनिवेश मतलब क्या होता है, कब्जा कर लेना, स्थापित किए और वहां के संसाधनों का दोहन किया, मतलब मिसयूज किया। अंग्रेजों ने बहुत मिसयूज किया हमारे देश के अंदर संसाधनों का। उसके बाद दास प्रथा की शुरुआत भी हो गई, नहीं बिल्कुल चेंज कर दिया सब लोगों ने। अमेरिकी बगानों में काम करने के लिए अफ्रीका से लाखों अश्वेत यानी काले लोगों को पकड़कर दास बनाकर लाया गया, और जिसने अमानवीय दास व्यापार को जन्म दिया। अब एक बात, तो ये बात गलत है कि नहीं है, दास बनाए इन लोगों ने, हमें गुलाम बनाया। हमारे देश के लोगों ने क्रांति करी तब जाकर स्वतंत्रता मिली, अमेरिका के लोगों ने क्रांति करी तब जाकर स्वतंत्रता मिली, फ्रांस के लोगों ने स्वतंत्रता, समानता, भाईचारे के लिए लड़ाई लड़ी तो जाकर क्रांति मिली। ऐसी नहीं मिल जाती है क्रांति, ऐसी नहीं मिल जाती है स्वतंत्रता, क्रांति करनी पड़ती है बाबू, ठीक है ये चीज। उसके बाद है संस्कृतियों का आदान प्रदान। अब इससे क्या हुआ, नई फसलों जैसे आलू, मक्का, टमाटर, तंबाकू का दुनिया भर में प्रसार हुआ, जिससे खान पान जो है और जनसंख्या का स्वरूप भी बदलता चला गया, ठीक है। तो कॉमर्शियल रिवॉल्यूशन हुआ, कॉलोनिज्म यानी वही दास, वही गुलाम वगैरह बनाए गए, उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद, ठीक है ये है। उसके बाद है ट्रांसएटलांटिक स्लेव ट्रेड, यानी मजदूर होते हैं ये, ठीक है। और कोलंबियन एक्सचेंज, यानी इसका मतलब क्या भाव, संस्कृतियों का आदान प्रदान, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, ये पांचों क्वेश्चन क्या कह रहा है भाऊ, अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा में दिए गए मुख्य विचारों को लिखें। अमेरिका भी स्वतंत्र नहीं था पहले, अमेरिका को भी गुलाम बना रखा था इन लोगों ने, यूरोपियों ने। तो देखिए कैसे, बोला यार 4 जुलाई, ध्यान सुन लेना बाबू, अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा में दिए गए मुख्य विचार। तो अमेरिका की स्वतंत्रता में जो विचार दिए गए थे वो कौन कौन से थे, वो देखिए 4 जुलाई 1776 को जारी अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा के मुख्य विचार निम्नलिखित थे। वहां के लोग कैसे लोगों के अंदर एक जागरूकता फैलाई गई थी, कौन कौन से विचार थे। पहला, प्राकृतिक और जन्मसिद्ध अधिकार, जैसे सभी मनुष्यों समान पैदा हुए। लोगों को क्या बताया गया जिससे कि लोग जागरूक हो गए, तो क्या बताया गया वो देखिए, सभी मनुष्य समान पैदा हुए हैं और उन्हें ईश्वर द्वारा कुछ अधिकार दिए गए हैं, उन्हें छीना नहीं जा सकता, जैसे जीवन, स्वतंत्रता और खुशी की खोज। कैसे छीन सकते हैं यूरोपीय हमसे, तो लोगों को बताया गया, लोगों के अंदर एक आग लगी, ओए अब बताता हूं तेरे को, तो इस वजह से जो है स्वतंत्रता मिली। दूसरी, जनता की सहमति से शासन, यानी अब सरकार की शक्ति का स्रोत जनता की सहमति है, जनता जो चाहेगी बाबू वो होगा,
सरकार का कर्तव्य नागरिकों के अधिकारों की जो है रक्षा करना है। इससे क्या हुआ, और लोगों की सोच जो है परिवर्तित हुई और लोग स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़नी शुरू कर दिए बाबू। उसके बाद क्रांति का अधिकार, यानी यदि कोई सरकार निरंकुश यानी तानाशाही हो जाती है और जनता के अधिकारों का हनन करती है तो जनता को उसे बदलने या उखाड़ फेंकने का पूरा अधिकार है। जनता जो है उसको बिल्कुल उखाड़ फेंके वहां से। और पूर्ण संप्रभुता यानी अमेरिकी उपनिवेश यानी क्या है, ये बोला जा रहा है अमेरिकी उपनिवेश ब्रिटेन के नियंत्रण से, यानी ब्रिटिशों ने ही इनको भी गुलाम बना रखा था, अंग्रेजों अमेरिका को भी नियंत्रण से पूरी तरह मुक्त है और वे स्वतंत्र राष्ट्रों की तरह युद्ध, शांति और व्यापार करने के अधिकारी हैं, यानी सब लोग स्वतंत्र हैं। तो इसीलिए क्वेश्चन में बोला गया बाबू अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा में दिए गए मुख्य विचारों को लिखें। तो अमेरिका जो स्वतंत्र हुआ ना तो सिर्फ इन विचारधाराओं की वजह से स्वतंत्र हुआ, क्योंकि लोगों के कलेजे में आग लगा दी गई थी। इनएलिएनेबल राइट्स, दूसरा है पॉपुलर सोवर्जिनिटी और राइट टू रिवॉल्यूशन, ठीक है, ये देख लेना आप, ठीक है, ये बता रखा है। तीसरे में क्रांति का अधिकार, राइट टू रिवॉल्यूशन, और एक है पूर्ण संप्रभुता यानी कंप्लीट इंडिपेंडेंस, ठीक है ना। तो ये चीज याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू, ध्यान सुन लेना। बोले यार फ्रांसीसी क्रांति के किन विचारों ने विश्व पर प्रभाव डाला। आखिरकार फ्रांसीसी क्रांति भी तो हुई थी, फ्रांस के अंदर भी क्रांति हुई बाबू। तो बोला यार 1789 की फ्रांसीसी क्रांति ने दुनिया को तीन महान, क्योंकि फ्रांस में क्रांति हुई तो उससे दुनिया क्या सीखी वो बताना है बाबू। तो तीन महान और क्रांतिकारी विचार दिए जिसने आधुनिक राजनीति को बदल दिया। कैसा? पहला स्वतंत्रता, लिबर्टी, पहला हर व्यक्ति को अभिव्यक्ति यानी कि अपनी बात रखने की, धर्म, जीवन जीने की आजादी होनी चाहिए। इसने राजाओं की निरंकुश सत्ता का अंत कर दिया। जो राजा की निरंकुश सत्ता है उसको खत्म करो, तानाशाही को हटाओ। दूसरा समानता, इक्वालिटी लाओ, यानी कानून के। फ्रांस में क्रांति क्यों हुई थी? अपनी सरकार का लोगों ने विरोध क्यों किया? इसी वजह से किया था, है ना। तो ये चीज याद रखना बाबू। बोला जा रहा है समानता, इक्वालिटी, कानून के सामने सब बराबर है। जन्म के आधार पर मिलने वाले विशेषाधिकारों जैसे पादरियों और सामंतों को न कर देना जो है वो समाप्त कर दिया जाए, मतलब इनको खत्म करो, हटाओ, ऐसी चीज नहीं है। समानता, इक्वालिटी लाओ। बंधुत्व यानी फ्रेटर्निटी, यह बोला जा रहा है कि देश के सभी नागरिक आपस में भाईचारे से रहें और राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म की भावना को मजबूत किया। और चौथा भी बोल रखा है यहाँ पे बाबू मानव अधिकारों की घोषणा, यानी कि इसने साबित किया कि संप्रभुता किसी राजा में नहीं बल्कि बोला है संप्रभुता किसी राजा में नहीं बल्कि जनता में निहित होती है। और इन विचारों ने भारत सहित दुनिया भर के स्वतंत्रता संग्रामों को प्रेरित किया, तभी तो जाकर हमारे लोग भी जागरूक हुए। तो ये कब हुई थी बाबू? फ्रांस की क्रांति 1789 में। किसको लेकर? स्वतंत्रता, समानता, धर्मनिरपेक्षता और बंधुता और मानव अधिकारों के प्रति जो है लोग सचेत हुए, जागे, इसलिए हुई वहां क्रांति, ठीक है। तो लिबर्टी, इक्वालिटी बता दिया मैंने आप लोग को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू, जर्मन, बोला यार जर्मनी है और ये इटली है। तो इटली नेताओं, बोला है जर्मन और इतालियन नेताओं द्वारा इस्तेमाल की गई एकीकरण की रणनीतियों पर जो है चर्चा करें। ये जर्मनी और इटली दोनों एक टाइम पे एकजुट हुए, एकीकरण दिखा इनमें। आखिर क्या रीजन था, रणनीतियां कैसी थी, उसकी चर्चा करनी है, ठीक है बाबू। देखिए तो वही बोला जा रहा है डिस्कस द स्ट्रेटेजीज ऑफ जो है यूनिफिकेशन यूज्ड बाय जर्मन एंड इटालियन लीडर्स। कौन सी उन्होंने रणनीति अपनाई बाबू? देखिए 19वीं सदी में जर्मनी और इटली का एकीकरण मतलब एकजुट हो जाना कूटनीति और सैन्य शक्ति के अनूठे मिश्रण से हुआ। पहला जर्मनी का एकीकरण अगर हम देखें तो प्रंसा, वो जगह है, प्रंसा के चांसलर ऑटो वॉन बिस्मार्क, अभी फोटो भी दिखाई थी, रक्त और लौह मतलब आयरन, ब्लड एंड आयरन की नीति जो है अपनाई। उन्होंने चतुर कूटनीति का उपयोग कर 3 युद्ध लड़े। डेनमार्क, ऑस्ट्रिया और फ्रांस के खिलाफ लड़े। वे बिखरे हुए जर्मन राज्यों को प्रसा के नेतृत्व में एकजुट किया। उन्होंने सबको क्या करा? सबको एकजुट किया। जो जर्मनी के राज अलग अलग हो गए थे उनको एकजुट किया। ये 19वीं सदी की बात चल रही बाबू। इटली का एकीकरण हुआ कैसे? इसने 3 प्रमुख नेताओं की भूमिका थी। एक जो है मैजिनी, उन्होंने यंग इटली यानी बनाकर जनता में नैतिक और राष्ट्र चेतना जगाई। क्या बना है? यंग इटली। दूसरा काबूर, इन्होंने क्या करा? तो सार्डिनिया
पिडमोंट के प्रधानमंत्री काबूर ने चतुर कूटनीति के जरिए जो है फ्रांस से गठबंधन किया और ऑस्ट्रिया को हराया। तो ये क्या है, एकीकरण का मतलब क्या होता है, एक दूसरे के साथ मिलो और दूसरों को हरा दो। उसके बाद गैरिबाल्डी, इन्होंने अपनी लाल कुर्ती मतलब क्या होता है बाबू, रेड शर्ट्स है ना, नामक स्वयंसेवक यानी जो सेना है उनकी में बल का दक्षिणी इटली को जीतकर एकीकरण पूरा किया। यानी इटली और जर्मनी का एकीकरण इन लोगों द्वारा जो है करवाया गया बहुत बड़े स्तर पर। आगे बात समझ में। तो इस तरीके जर्मनी और इटली का कैसे जो है एकीकरण हुआ वो मैंने आप लोग को अच्छे से बता दिया। देखिए वीडियो लंबी होगी, लेकिन हाँ अगर अच्छे से पढ़ना है, समझना है, मेरा वादा है कि अच्छे से समझा दूंगा पूरा चैप्टर, कहीं जाने नहीं वाला कोई भी चीज। क्वेश्चन आएगा इन्हीं में से, कुछ एमसीक्यू कर भी देंगे, वो तब जाके चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, देखिए 8वां क्वेश्चन क्या है, औद्योगिक श्रमिकों की उस स्थिति का वर्णन करें। ध्यान सुनना, औद्योगिक क्या होता है बाबू, उद्योग क्या होते हैं, जो कंपनियां होती हैं, फैक्ट्रियां होती हैं, उनको कहा जा रहा है उद्योग। तो बोला जा रहा है औद्योगिक श्रमिकों मजदूर की उस स्थिति का वर्णन करें जिसने क्रांति को प्रभावित किया। आखिरकार उद्योगों में ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से क्रांति आ गई। वर्कर के साथ क्या किया जाता था, तो औद्योगिक क्रांति ने कारखानों के मालिकों को तो अमीर बना दिया, लेकिन श्रमिकों को का जीवन नर्क जैसा बना दिया था। औद्योगिक क्रांति जो हुई, कंपनियां लगी, फैक्ट्रियां लगी, उससे मजदूर जो है वो तबाह हो गए, अमीर और अमीर हो गए। इससे क्या पैदा हुई, क्रांति ने सामाजिक क्रांतियों को जन्म दिया। इसी वजह से सामाजिक क्रांति हुई। पहला क्यों सामाजिक क्रांति हुई बाबू, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। पहला बताने जा रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट होगा। पहला है काम के लंबे घंटे, मजदूर पगला जाते थे बेचारे, 14-16 घंटे काम करते करते, ठीक है, खतरनाक और दम घोटू माहौल में काम करना पड़ता था, दम घुटता था उनका, और आराम कम टाइम ही नहीं देते थे, इसलिए उन्होंने क्रांति करी। दूसरा, कम मजदूरी और शोषण, काम के बदले बहुत कम वेतन मिलता था, जिससे परिवार चलाना बहुत मुश्किल हो गया, मुनाफे का बड़ा हिस्सा जो है मालिक हड़प लेता था, इस वजह से क्रांति हुई। तीसरा, महिला और बाल श्रम, महिलाओं को खर्च चलाने के लिए महिलाओं और छोटे बच्चों को कारखानों और खदानों में बहुत कम कीमत पर काम पर रखा जाता था, जहां सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं किए गए थे। रहने की दयनीय स्थिति, मजदूर गंदी बस्तियों स्लम्स में रहते थे, और जहां वे ना पानी का पीने का भी पानी नहीं था, ना ही सफाई। इस शोषण के कारण मजदूरों ने एकजुट होकर जो है श्रमिक संघ यानी ट्रेड यूनियन बनाए और समाजवाद के विचारों की ओर बढ़े, और जिससे कई क्रांतियां जो है प्रभावित हुई। इससे क्या हुआ, क्रांति पैदा हो गई समाज में कि आप तुझे बताते हैं। तो ये कुछ कारण रहे भाऊ, किस क्या है ये, तो सामाजिक क्रांति इसके वजह से जो है उदय हुई। ठीक है ना। डेप्लोरेबल वर्किंग, उसके बाद है मेजर्स वेजेस, कोई सैलरी मेहनत आना इतना नहीं मिलता था। एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन, बच्चों का और महिलाओं का शोषण। हॉरिबल लिविंग कंडीशन, बहुत गंदी स्थिति में उनको रहना। देखिए अब कुछ इंपॉर्टेंट जो है एमसीक्यू होंगे, इसके बाद जो है चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो पहला दे रखा सामंतवाद, आप लोग आंसर बताना बाबू। सामंतवाद में समाज का सबसे निचला वर्ग कौन सा था, तो बताइए। राजा का, नाइट का, दास का। नाइट कौन होते थे, नाइट उन लोगों को कहा जाता था जो किसान तो थे पर आवश्यकता पड़ने पर सेना में भी चले जाते थे। ठीक है, तो देखिए सबसे नीचे सामंतवाद में, सामंत देखिए सामंत होता है और एक होता है सामंतवाद। सामंत तो एक वो हो गया जो सामंत है, राजा के नीचे काम कर रहा है, और जो वो चला रहा है ना पूरी प्रक्रिया, उसको सामंतवादी व्यवस्था कहा जाता है। ठीक है, देखिए सामंतवाद में समाज का सबसे निचला वर्ग कौन सा था, राजा, नाइट, दास कृषक या पादे। तो दास कृषक हो जाएंगे बाबू, समझ में आ गया, सी है। चलिए देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, पुनर्जागरण की शुरुआत सबसे पहले किस देश से हुई थी, तो ध्यान सुनना, फ्रांस, इटली, इंग्लैंड, जर्मनी। तो कहां से हुई बाबू, इटली से हुई थी। कहां से हुई थी, इटली से हुई थी। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट हमारा देखते हैं क्वेश्चन क्या है। बोला जा रहा है धर्म सुधार आंदोलन का जनक किसे माना जाता है, तो किसको मानते हैं, मार्टिन लूथर, जॉन जो है कैल्विन और राजा हेनरी और लियोनार्डो दा विंची। चलिए तो कौन है, मार्टिन लूथर। कौन है बाबू, मार्टिन लूथर। ठीक है, याद रख। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अमेरिका किस वर्ष स्वतंत्र हुआ था, तो अभी बताया था 1789, 1776 में, 1765 में, तो 1776 में बी जो है इसका सही होगा। ठीक है। उसके बाद स्वतंत्रता, समानता और बंधुता का नारा किस क्रांति से संबंधित है, तो रूस क्रांति, अमेरिकी क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति और
तो ये है फ्रांसीसी क्रांति। किससे भाऊ? फ्रांसीसी क्रांति। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, छठा है भाऊ, रक्त और लौह किस नीति ने की नीति किसने अपनाई थी? तो गैरिबॉल्डी, कावूर, बिस्मार्क और हिटलर ने। तो बिस्मार्क ने अपनाई थी, सी हो जाएगा बिस्मार्क ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भाऊ, औद्योगिक क्रांति की शुरुआत सबसे पहले किस उद्योग में हुई थी? तो लौह उद्योग में, कोयला में, सूती वस्त्र में या जहाजरानी शिपिंग में? तो कहां हुई थी भाऊ? सूती वस्त्र उद्योग में, क्योंकि सबको पता होगा हमारे यहाँ से भी बहुत सारे कॉटन जाता था, कहाँ? ब्रिटेन जाता था। तो यही सारा सूती उद्योग जो है ये हमने जान लिया। उम्मीद करता हूं आप लोगों को चैप्टर अच्छे समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो ना सेकंड वीडियो आप लोग के पास तुरंत पहुंचेगी। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को भाऊ प्लीज लाइक कर देना और कमेंट करके जरूर बता देना कि आप लोग को वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो जरूर बता देना आप लोग। ठीक है, इससे क्या होगा कि मैं और ज्यादा मोटिवेटेड होकर नेक्स्ट वीडियो आप लोग के लिए लेकर आऊंगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।